पिछले वीडियोज़ में हमने उपयोगिता के प्रकार को जाना, जो सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, इन तीनों को जाना और सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, ये दोनों के बीच संबंध को जाना। ठीक है, तो आज हम जानेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास्य नियम, लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा ये। ठीक है, तो ह्रास्य क्या मतलब? साधारण है कमी, घटना या फिर कमी होते जाना, घटते जाना, नुकसान होना, बस यही बात है ह्रास्य का मतलब। परंतु इसका जो मुख्य डेफिनेशन है उसे एक बार सुन लीजिए, तब बातों को पकड़ने में थोड़ी आसानी होगी। ध्यान से सुनिएगा। जब किसी निश्चित समय में समरूप वस्तु का उपभोग लगातार किया जाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटते चली जाती है। उपयोगिता के इस नियम को सीमांत उपयोगिता ह्रास्य नियम कहते हैं। क्या बोल रहा है? हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि सीमांत उपयोगिता क्या होता है, घटते क्रम में होता है और घटते घटते जीरो से होते हुए नेगेटिव तक चला जाता है। तो यहाँ भी वही बात है। क्या होता है कि जब कोई मनुष्य निश्चित समय में समरूप वस्तु का ही उपभोग करता है, एक आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक निश्चित समय है, जैसे में कहा जाए आपके पास एक दिन का समय है, एक दिन छोड़ दीजिए ज़्यादा हो जाएगा, आपके पास 1 घंटे का समय है। ठीक है, और उस 1 घंटे में आप काफ़ी भूखे हैं, आपको खाना खाना है उस 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो आपने जब, और आपके पास 50 प्रकार के खाने हैं, ये भी समझिए आपके पास 50 प्रकार के खाने हैं और आपको काफ़ी भूख लगी है। तो जब आपने एक प्रकार के खाना को खाया तो आपके पास टोटल बचे 49। ठीक है, और आपका पेट क्या हुआ, भर गया। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि नहीं, और बगल वाला जो खाना है उसमें एक और खाना टेस्टी दिख रहा है, तो आप पेट भरे हुए में भी खा लिए, तो आपके पास 48 प्रकार का खाना बचा। तो जब आप पहले प्रकार के खाने के जब आपके प्रकार है उसकी जब पहले इकाई को आपने खाया, अर्थात कि जब 50वें भाग का पहला भाग आपने खाया, इस प्रकार से कहा जाए, या फिर पहले प्लेट को जब आपने खाया, 50 प्लेट में पहले प्लेट को जब आपने खाया तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि मिला। ठीक है, जब आपने 50वें प्लेट में दूसरे प्लेट को खाना शुरू किया तब उस आपको थोड़ा कम संतुष्टि मिला, क्योंकि पहले प्लेट से आपका पेट भर गया था। फिर उसके बाद जब आपने तीसरे प्लेट को खाना स्टार्ट किया तो और कम संतुष्टि मिला। अर्थात कि मानव की जो इच्छा है, संतुष्टि है, वो एक निश्चित समय में जब एक ही प्रकार के वस्तु का उपभोग करती है लगातार, तो संतुष्टि जो है वो चली जाती है, इच्छा घटती चली जाती है। वही अगर वही 49 प्रकार के आपके खाने रहे, जो बच गए 48, मान लीजिए 47 प्रकार के आपके खाने बच गए, आपने 3 प्रकार के खा लिए, तो और इसे फिर आप कल खाते हैं अगले दिन। ठीक है, कल खाते हैं अगले दिन, तो फिर से वही संतुष्टि देगा। आप भूखे हैं अगले दिन आप भूखे हो जाएंगे तो फिर से ये वही संतुष्टि देगा। इसलिए यहाँ एक निश्चित समय का बात कहा जा रहा है। क्या कह रहा है? निश्चित समय में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मानव की इच्छा है, संतुष्टि है, वो धीरे धीरे घटते चली जाती है एक निश्चित वस्तु का उपभोग करते हुए। आप खुद जानते हैं, देखते हैं, और यही वास्तव है। और हमने शुरू वीडियो में कहा था जो हमारे लाइफ में होता है, जो घट रहा है, उससे ही इकोनॉमिक्स है, वही इकोनॉमिक्स है। बस हम जान नहीं रहे हैं उसमें वो क्या है, नहीं है, सो बाकी वही इकोनॉमिक्स है, वास्तव इकोनॉमिक्स वही है। तो हमने पहले वीडियोज में कहा था कि सीखेंगे, समझेंगे, थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे और अपने लाइफ से जोड़ के सीखेंगे, तो आपको अनुभव हो रहा होगा कि शायद यही इकोनॉमिक्स है। तो ये रही आपकी सीमांत उपयोगिता ह्रास्य नियम की बातें, और इसे अपने वास्तविक जीवन में आप जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपके पास और तरह की बातें आएंगी और आपको लगेगा कि ये हमारा रियल लाइफ है, हम आपको अनुभव करवाएंगे। अब देखिए इसका जो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आंकड़ा ले लेते हैं हम अपने पास। तो नंबर ऑफ कंज्यूम गुड्स, अर्थात उपभोग की मात्रा, उपभोग की वस्तु, इसे कह सकते हैं हिंदी में नंबर ऑफ कंज्यूम गुड, उपभोग की मात्रा, और इधर मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया। मैं आपने पहले यूनिट इकाई को उपभोग किया या फिर आपने पहले प्लेट का उपभोग किया तो 6 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिला। जब आपने दूसरे इकाई का उपभोग किया, दूसरे प्लेट का उपभोग किया तो 4 यूनिट, अर्थात कि सीमांत उपयोगिता आपका घटता जा रहा है।
फिर एक जगह पे आके 0 हो गया, उसके बाद नेगेटिव होता चला गया। अब इसे ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। एक आपका फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन का, और पूछता है अक्सर। तो ग्राफ देखिए क्या होगा, ये ऐसे रहेगा, ये सीधा नहीं आ रहा है, प्रयास कीजिएगा आप लोग सीधा बनाने का। ऐसे आएगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर से लेके बनाते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा इधर से। ऐसे आएगा, ऐसे हो जाएगा। इधर आपका वाई एक्सिस, इधर आपका एक्स एक्सिस। यहाँ पे आपका 0 रहेगा, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं। चलिए 1 2 3 नहीं, थोड़ा अच्छा चीज़ लेते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ 6। हमने ऐसा इसलिए लिया क्योंकि थोड़ी आसानी होगी लिखने में, ठीक है। यहाँ पे हम 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5। तो हमने आंकड़े को देखा था, क्या देखा था, आंकड़े को। तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमारा एमयू है, ठीक है, और ये हमारा उपभोग की मात्रा है, उपभोग की वस्तु या फिर उपभोग की मात्रा, कुछ भी कह सकते, उपभोग की इकाई, ठीक है। उपभोग की वस्तु है, उसकी इकाई है, या फिर उपभोग की वस्तु, कुछ भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने अपने हिसाब से आप नाम दे सकते हैं। तो चलिए, और इधर आपका नेगेटिव में ये चला आएगा, इधर वाई डैश हो जाएगा, -1, -2 से लेते हैं, -2, -4, -6, ठीक है। अब देखिए आपके जो हमने आंकड़े दिए थे उसे हम मिलाते हैं, ठीक है। देखिए जब आपने पहले यूनिट का उपभोग किया तो आपको 6 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिला, ठीक है। जब आपने दूसरे यूनिट का उपभोग किया तब आपको 4 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिला। जब आपने तीसरे यूनिट का उपभोग किया तब आपको 2 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिला, ठीक है। जब आपने चौथे यूनिट का उपभोग किया तब आपको 0 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिला। जब आपने 5वें प्लेट का या फिर 5वें इकाई का उपभोग किया तब आपको -2 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिला, ठीक है। तो देखिए ग्राफ कैसे कैसे आ रहा है। तो एक और जाएगा तो हम यहीं तक लेते हैं, अर्थात ये ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो हमारा तो टेढ़ा हो रहा है, आपका सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है का लाइन है, ये क्या है, हाँ भूल के भी इसे इसमें सटाना नहीं है। ऊपर वाला जो लाइन है वाई एक्सिस है उसमें सटाना नहीं है। अगर आप सटा दिए वाई एक्सिस में तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सटाने का मतलब है कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो सीमांत उपयोगिता कभी भी 0 नहीं होता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। क्योंकि सीमांत उपयोगिता जब हम निकालते हैं तो हम आपको ये फार्मूले दिए थे, एक फार्मूला आप याद करेंगे, क्या था, MU N इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं TU N माइनस TU N माइनस 1। ये फार्मूले हमने लिखे थे पहले पिछले वीडियोज में सीमांत उपयोगिता। तो जब सीमांत उपयोगिता आप निकालते हैं किसी भी इकाई का, तब आप उसके जब जिस इकाई का निकालते हैं तो उसी इकाई का आपको कुल उपयोगिता लेना पड़ता है, और उससे एक पहले वाले कुल उपयोगिता को घटाते हैं तो सीमांत उपयोगिता निकलता है। तो मान लीजिए कुल उपयोगिता कुछ ना कुछ है और उसके बाद वाला इकाई कुछ ना कुछ है, तो ये दोनों को जब आप माइनस कीजिएगा तो कभी 0 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। जब भी आप कुल उपयोगिता अंतिम टर्म का लीजिएगा उसके पहले वाला कर लीजिएगा तो कभी माइनस करने पर 0 नहीं आएगा, इसलिए सीमांत उपयोगिता 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इसे यहाँ सटाना नहीं है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ग्राफ में जो आप ये देख रहे हैं इसे सटाना नहीं है। और एक मिस्टेक था आपके नोट्स में, वहाँ पे जब हमने सीमांत उपयोगिता को लिखा था, देखा था, तो वहाँ पे आंकड़े में हमने 0 0 किए हुए थे, तो वो 0 0 को काट देना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हरास्य नियम का ग्राफ रहा, सीमांत उपयोगिता हरास्य नियम का ग्राफ। और डेफिनेशन कि जब किसी निश्चित समय में समरूप वस्तु का उपभोग लगातार किया जाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। उपयोगिता के इस नियम को सीमांत उपयोगिता हरास्य नियम कहते हैं। बस यही तो रहा। अब क्या करना है, ये जो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर करता हूँ हल्का, देखिए पूरा ये जो पूरा आपका ग्राफ है, ठीक है, इसको डिफाइन करना है। क्या करना है, डिफाइन कर देना है।
नीचे ग्राफ बना के उसे डिफाइन करना है। तो डिफाइन आपके नोट्स में भी किया हुआ है, एक बार हम पढ़ देते हैं, बड़ा मजा आएगा, बस ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है उसी को डिफाइन किया हुआ है। क्या है? उपयुक्त रेखा चित्र में इसे लिखना नहीं भूलना है कि एक्स अक्ष पर वस्तु उपभोग की मात्रा को तथा वाई अक्ष पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। ये दो चीज कभी भी लिखना नहीं भूलना है। क्या? उपयुक्त रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर उपभोग की मात्रा तथा वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। जब एक वस्तु का उपभोग किया जाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 6 यूनिट होती है, ठीक है। जब एक वस्तु का उपभोग किया जाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 6 यूनिट होती है। जैसे जैसे उपभोग में वृद्धि की जाती है उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटते हुए क्रमशः 6, 2, 4, 2, 0, -2 तथा -4 यूनिट हो जाती है। जैसे जैसे उपभोग में आप वृद्धि करते हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तैसे तैसे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है, घटते चली जाती है। और क्या कितनी घटती है उस आंकड़े को लिखे हैं, 6, 4, 2, 0, इस तरह से घटते चली जाती है, ठीक है। तथा जाती है जिससे ए बी सी डी तथा ई एफ बिंदु प्राप्त होते हैं। इसे आप ए बिंदु कह सकते हैं, इसे बी बिंदु कह सकते हैं, इसे सी, इसे ई, इसे डी। इस प्रकार से आपको बिंदु प्राप्त होते चले जाते हैं, ठीक है। उन बिंदुओं को मिलाने पर सीमांत उपयोगिता की रेखा प्राप्त हो जाती है। जब इस बिंदु को आप मिलाते हैं तो आपको सीमांत उपयोगिता की रेखा प्राप्त हो जाती है जिसकी ढाल, इसकी ढाल जो होती है ऋणात्मक, जो ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता तथा उपभोग की मात्रा के बीच विपरीत संबंध को स्पष्ट करता है। इसकी जो ढाल होती है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता तथा उपभोग की मात्रा के बीच विपरीत संबंध को स्पष्ट करता है। इस बात को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट में पॉइंट था आपका, इसकी जो ढाल होती है, ये जो ढाल है ये ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता तथा उपभोग की मात्रा के बीच विपरीत संबंध को स्थापित करता है। क्या कह रहा है? ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता अर्थात सीमांत उपयोगिता जो है ऋणात्मक है, ठीक है, ये माइनस में चला जा रहा है। और उपभोग की मात्रा है, उपभोग की मात्रा बढ़ रही है, मतलब प्लस में जा रहा है, बढ़ते जा रही प्लस में जा रहा है। तो ये ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, ठीक है, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता और उपभोग की मात्रा में विपरीत संबंध को स्थापित करता है। कह रहा है कि ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, माइनस होते जा रहा है, और ये पॉजिटिव और बढ़ते चला जा रहा है। तो यहाँ विपरीत संबंध स्थापित हुआ। कैसा संबंध हुआ? एक दोनों के बीच उल्टा संबंध स्थापित हुआ। बस इसी को लिखा गया है। अब जो है ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कुछ मान्यताएं हैं। क्या है? मान्यताएं। तो उसे देखते हैं, जानते हैं। तो जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के मान्यताएं हैं या फिर एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो जो है एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो मान्यताएं या एजम्पशन का मतलब ये कहा जा सकता है, ये समझा जा सकता है कि क्या क्या होना चाहिए कि ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो। कंडीशन, इसे कंडीशन भी कहा जा सकता है, मान्यताएं को कंडीशन भी कह सकते हैं। अर्थात कि इसके लिए आप सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसी भी, पहले इस बात को समझिए कि किसी भी नियम को लागू होने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए होती है। मान लीजिए लोग कहते हैं, सोचने दीजिए एक मिनट, लोहे में जंग लगता है, ठीक है। तो लोहे में जंग लगने के लिए आपके पास कंडीशन होने चाहिए भाई। वो हवा का संपर्क में रहे, क्या हवा का संपर्क में रहेगा तब होगा, उसमें नमी होना चाहिए। तो ये आपके कंडीशन होते हैं लोहे में जंग लगने के। तो ठीक उसी प्रकार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कुछ मान्यताएं या कंडीशन होते हैं, एजम्पशन होते हैं ये नियम लागू होने के लिए। तो क्या क्या नियम है? पहला है वस्तु समरूप होना चाहिए। ये नियम लागू होने के लिए जिस वस्तु का आप उपभोग करें ये वस्तु सेम रहना चाहिए आपको, अर्थात जो आप जिस प्रकार की वस्तु का उपभोग करेंगे वो एक ही तरह का रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। या इसे डेफिनेशन में कहें वस्तु समरूप होना चाहिए। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु समरूप हो। यहाँ समरूप होने का अर्थ वस्तु का रंग, रूप, गुण, आकार, स्वाद सभी प्रकार से समान हो, ठीक है। हमने जो खाने की बात की है थी, प्लेट पे प्लेट आपके खाने अलग अलग
तरह के खाने रखे हैं, तो इसमें थोड़ा अंतर हो जाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि आपके वस्तु का गुण, रूप, आकार, रंग, स्वाद सब एक ही तरह से हो। ठीक है, हमने अलग अलग एग्जाम्पल लिए थे समझाने के लिए, बट वो सब क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी ये नियम आपके साथ लागू हो पाएगा। उसके बाद अगला है निश्चित समय सीमा। क्या समय सीमा फिक्स होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, ये समय सीमा जो आपका है, ठीक है, ये निश्चित होना चाहिए, एक फिक्स होना चाहिए। इसे अगर डिफाइन करें तो क्या कहता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तुओं का उपभोग एक निश्चित समय के अंतर्गत हो। समय निश्चित नहीं होने पर उपयोगिता घटने की जगह बढ़ जाती है। जैसे समय सीमा की बात कही जाए तो हमने पिछले में भी बताया था, मान लीजिए आपके पास 20 रोटी हैं। ठीक है, 20 रोटी आपके पास हैं, तो आपको भूख लगी हुई है और आपके पास 15 मिनट का समय है। ठीक है, तो आपने 5 रोटी खा लिया पहले, तो 5 रोटी से आपका पेट भर गया, आपको अच्छा संतुष्टि मिल गया कि हाँ भैया हमने हमारे 5 रोटी ने हमें अच्छा संतुष्टि दिया। अब 15 रोटी बच गई, तो जब वही आप 15 रोटी में और 1-2 रोटी ज़बरदस्ती खाते हैं तो संतुष्टि थोड़ा कम मिलता है, इच्छा नहीं करता है खाने को, अर्थात कि संतुष्टि घटते चली जाती है। ठीक है, लेकिन यदि 15 रोटी को आप अगले 2-3 घंटे बाद खाएं, 4 घंटे बाद खाएं, तो संतुष्टि फिर से वही बराबर मिलेगी। फिर से 2-3 घंटे, 4-5 घंटे अगर बाद खाते हैं ये 15 रोटी में 5 रोटी और निकाल के, तो संतुष्टि लगभग बराबर के अनुसार मिलेगी। जो आपको इस समय मिला था इसे खाने के समय, वही संतुष्टि लगभग इसे खाने के समय बराबर मिलेगी, अगर अंतर हो जाए 5-4 घंटे का तो। ठीक है, तो अर्थात समय सीमा कह रहा है कि सेम होना चाहिए, तो समय सीमा सेम नहीं होने से संतुष्टि घट बढ़ जाती है, घटने की जगह बढ़ जाती है, ये कहता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपने देखा कि जब आपने 4-5 घंटे बाद रोटी खाया तो फिर से आपको वही संतुष्टि मिल गई, अच्छी और ज़्यादा संतुष्टि मिली, तो क्या होता है, संतुष्टि बढ़ जाती है। और दूसरा बात, आय में परिवर्तन ना हो, तीसरा पॉइंट है आपका इसके इस चीज़ का। तो आय में परिवर्तन, तो आय में परिवर्तन ना होने का बात कह रहा है कि यदि जब उपभोक्ता द्वारा वस्तु का उपभोग जारी हो तो उपभोक्ता की आय में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आय में कमी होने पर वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम टूट जाता है। कहता है आय में परिवर्तन होने से क्या होगा भाई, जैसे मान लीजिए आपके आय में कमी हो गया, तो आपको खराब चीज़ भी अच्छा लगेगा। ठीक है, यदि आप 50,000 के महीने कमाते हैं, पहले कमा रहे थे, ठीक है, कायदा है सैकड़ा हज़ार, कायदा है सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है, 50,000। जब आपने 50,000 के महीने कमा रहे थे, तो आप 100 रुपये का पेस्ट लेते थे अच्छा वाला। ठीक है, और जब आपके आय में परिवर्तन हो गया, अब आप 10,000 के मंथली कमा रहे हैं, ठीक है, तब आपने 20 रुपये वाला पेस्ट लिया, थोड़ा खराब वाला, तो ये जो संतुष्टि देता था वही संतुष्टि ये भी अब दे रहा है, लगभग इक्वल के। तो आय में परिवर्तन होने से कहीं आपके संतुष्टि में भी परिवर्तन हुआ, तो अर्थात कि संतुष्टि में परिवर्तन, आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आय में परिवर्तन होने से जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वो टूट जाता है। तो ये सब इसके कंडीशन है, क्या है, कंडीशन है। और 1-2 पॉइंट है, नहीं इतना ही पॉइंट है, ठीक है, और 1-2 पॉइंट आपके बुक में मिल जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो अच्छा है। तो देखिए हम बुक से बताते हैं 1-2 पॉइंट आपके, क्या कहता है बुक में। वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत समान रहनी चाहिए। ठीक है, वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न, ठीक है, तो इसे समझते हैं, स्थानापन्न वस्तु क्या होता है, वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न कीमत समान रहना चाहिए, इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पे वस्तु का मूल्य क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो क्यों रहना चाहिए, मान लीजिए अभी आप टमाटर मान लीजिए 20 रुपये लेते हैं, 20 रुपये kg, ठीक है, तो आपको वो संतुष्टि मिलता है। और जब इसका आय ये मूल्य घट गया, 10 रुपये हो गया, तब आपको थोड़ी कम संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि कम मूल्य वाले वस्तु से संतुष्टि थोड़ी कम मिलती है और अधिक मूल्य वाले से संतुष्टि अधिक मिलती है। ये हमारा मनोवैज्ञानिक धारणा है मनुष्य का, कि ज़्यादा महंगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सस्ता वाला लेंगे तो थोड़ा खराब रहेगा। तो ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, ठीक है, और आपको भी एहसास होता होगा, आप भी महसूस करते होंगे, आपने भी देखा होगा। तो यही है इकोनॉमिक्स, आपके रियलिस्टिक को बताता है। ठीक है, अब स्थानापन्न एक वस्तु आती है, क्या आती है, स्थानापन्न।
यहाँ लिखते हैं। तो ये क्या है, वस्तु तथा स्थानापन्न वस्तु का मूल्य सेम होना चाहिए, ये बात कहता है। तो वस्तु का तो हमने देख लिया, मूल्य सेम रहना चाहिए। अगर घटता बढ़ता है तो उसकी उपयोगिता में भी कमी आती है, या फिर उसका डिमांड, जैसे मान लीजिए मूल्य घट जाता है कोई वस्तु का, ठीक है, तो उसका मांग ज़्यादा कोई करेगा। अगर किसी भी वस्तु का मूल्य घटता है तो ज़्यादा कोई खरीदते हैं। जैसे पिछले साल या उसके पहले साल गाड़ी के मूल्यों में आधा कटौती हो गई थी। अगर 80,000 का गाड़ी है तो 40,000 में मिल रहा था। तो उस समय उसका क्या हुआ, बिक्री बढ़ गया, रेट घटा तो डिमांड बढ़ गया, ठीक है। तो ये होता है। तो इसके लिए वस्तु का जो मूल्य है वो समान रहना चाहिए। अब स्थानापन्न जो वस्तु है उसे अब ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत कोई चाय पीते हैं और बहुत कोई कॉफ़ी, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ने पर, कॉफ़ी ना मिलने पर लोग चाय से भी काम चला लेते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर चाय ना मिलने पर लोग कॉफ़ी से भी काम चला लेते हैं। क्या बात सही है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो अर्थात कि अगर मान लीजिए चाय का मूल्य में बढ़ोतरी हो जाता है तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। इसमें अगर इसका मूल्य बढ़ गया तो लोग कहेंगे आप कॉफ़ी पियेंगे। लोगों का ये मनोवैज्ञानिक धारणा है, ठीक है, कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम टूट जाता है। स्थानापन्न वस्तुएं यही होती है, या फिर इसे प्रतिस्थापक वस्तु भी कहा जाता है। तो ये सब बातें थोड़े आगे मिलेगी। स्थानापन्न वस्तु को अभी जानते हैं। अर्थात कि एक वस्तु के अपेक्षा में दूसरे वस्तु का स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में बदलाव नहीं आना चाहिए। यदि कॉफ़ी आप लगातार चाय पी रहे हैं और अचानक से कॉफ़ी का मूल्य पूरा सस्ता हो गया, कम हो गया, पूरा कम हो गया, तो आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जो मान्यता है वो टूट जाता है, ठीक है। और एक दो पॉइंट हमारे बुक में है, जैसे, और हाँ, कहता है कि जो उपभोक्ता है, जो उपभोग कर रहे हैं, उनकी मानसिकता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अधिक अधिक से अधिक पॉइंट बना सकते हैं। आप खुद से बना सकते हैं तरह तरह के पॉइंट, अलग अलग से, बस हिंट की ज़रूरत है। और ये रियलिस्टिक है, आप खुद से समझ के और खुद को देखकर, बगल वाले को देखकर, आपके बगल में बहुत तरह के ऐसे लोग होंगे जिनकी मानसिकता में परिवर्तन हो जाती होगी, तो उससे उपभोग की मात्रा घट जाती होगी। तो यही इकोनॉमिक्स है। उसके बाद, और वस्तु की सभी इकाई मात्रा एवं गुण में समान होना चाहिए, ये तो हमने शुरू में ही देख लिया था। तो ये रही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है उपभोक्ता संतुलन, और एक दो टॉपिक कुछ कुछ रह जाता है। जैसे यहाँ पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचना, ठीक है। आलोचना कहने का मतलब उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, या फिर उसके बारे में और कुछ कुछ बातें। तो ये सब आपके जो सिलेबस है उसमें नहीं है। बट अगर आप कोई अदर बुक खरीदते हैं, अच्छे राइटर के बुक लेते हैं, तो उसमें आपको मिल जाएंगे, और ये सब बातें को खुद से भी समझ सकते हैं पढ़ के, ठीक है। तो वीडियो में वो सब का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो टाइम वेस्ट भी एक प्रकार का नहीं है, फिर भी कहा जाए तो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को खराब लगेगा। तो अगला जो हमारा है उपभोक्ता संतुलन। तो उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर्स बिहेवियर, ये सुनिएगा क्या कहता है। जब कोई उपभोक्ता अपने व्यय को, उपभोक्ता का जो व्यय है, ठीक है, वो व्यय को वर्तमान स्थितियों में सबसे बेहतर मानता है, तो इसे उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 50,000 के मंथली इनकम है, ठीक है, और आप इस व्यय को सबसे बेहतर मान रहे हैं, सबसे अच्छी स्थिति में समझ रहे हैं, तो यही आपका उपभोक्ता संतुलन है। आप संतुलन में हैं। यदि आप 50,000 महीने कमा रहे हैं फिर भी खुश नहीं हैं, अच्छे से नहीं रह रहे हैं, आप बेहतर नहीं मान रहे इस स्थिति को, तो आप संतुलन में नहीं हैं। आप एक उपभोक्ता हैं, हम भी एक उपभोक्ता हैं, अर्थात हर कोई एक उपभोक्ता है किसी ना किसी चीज़ का। तो आप बेहतर नहीं मान रहे तो आप संतुलन में नहीं हैं, अगर बेहतर मान रहे तो आप संतुलन है, ठीक है। बट जो इकोनॉमिक्स की बातें हैं वो कुछ अलग चीज़ों को मानती है, या फिर अलग अलग अपने धारणाएं देती है। जैसे प्रोफेसर मार्शल लॉ जो थे, उन्होंने उपभोक्ता संतुलन को, ठीक है, प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता संतुलन के दो स्थितियों को बताया, ठीक है। एक एक वस्तु की स्थिति में
और दूसरा दो वस्तुओं की स्थिति में। ठीक है, उन्होंने एक बार एक वस्तु की स्थिति को समझाया, फिर दो वस्तु की स्थिति को समझाया कि उपभोक्ता तब संतुलन होता है जब वो एक वस्तु का उपभोग करता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, और जब वो दो या दो से अधिक वस्तु का उपभोग करता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है। तो उन्होंने इस बात को बताया, एक वस्तु की स्थिति में लोग कैसे संतुष्ट होते हैं और दो वस्तु या दो से अधिक वस्तुओं की उपभोग में लोग कैसे संतुष्ट होते हैं या कब संतुलन में रहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। पहला जो उनका रहेगा, एक वस्तु की स्थिति में। इस बात को तो समझ रहे होंगे, पकड़ रहे होंगे, जैसे कि हमने क्या चाह रहा है, हमने क्या चाहते हैं बताना आपको कि मनुष्य जो है एक वस्तु से कभी जीवित नहीं है। ठीक है, और या फिर एक प्रकार के वस्तु से कभी संतुष्ट नहीं है। ठीक, कहीं ना कहीं उसे और वस्तुओं की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो हमारे प्रोफेसर मार्शल ला थे वो एक वस्तु की स्थिति में भी उपभोक्ता संतुलन को बताया और एक या दो से अधिक वस्तुओं की स्थिति में भी उपभोक्ता की संतुलन को बताया। मतलब कि जब लोग या जो उपभोक्ता हैं वो दो वस्तुओं या दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो कब वो संतुलन की स्थिति में रहेंगे, इस बात को दो विधियों से बताया, जिसे एक वस्तु की उपभोग की स्थिति कहते हैं, दूसरा दो वस्तु की उपभोग की स्थिति। तो पहला जो है एक वस्तु की उपभोग की स्थिति। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता तब संतुलन की स्थिति में होता है जब वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मुद्रा से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के मूल्य के बराबर हो जाती है। हमें पता है आपको समझ में नहीं आया, चलिए समझते हैं बातों को। अर्थात कि कह ये रहा है, जब आप एक वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसके लिए आपको मूल्य चुकाने होते हैं, कीमत चुकाने होते हैं। किसी भी चीज़ का उपभोग करते हैं या एक वस्तु दो वस्तु, अभी तो हम एक वस्तु की स्थिति में है, तो जब आप एक वस्तु दो वस्तु किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसके लिए आपको कीमत चुकाने होते हैं। तो जो आपके मान लीजिए आपके जो वस्तु हैं जिसका आप भोग कर रहे हैं उससे आपको संतुष्टि मिली 50, और उसके लिए आपने मूल्य चुकाया 100 रुपया। कितना चुकाया? 100 रुपया। संतुष्टि मिली 50 के बराबर, मूल्य चुकाया 100 के बराबर। तो ये दोनों क्या इक्वल हुए? नहीं हुए। बट मनुष्य का मनोवैज्ञानिक धारणा कहता है कि 100 रुपया का जो सीमांत उपयोगिता, इसका जो उपयोगिता है और चीज़ों से कंपेयर करेंगे, जब और चीज़ों से इसकी तुलना करेंगे तो ये इस वस्तु के इस इकाई के या इस उपभोग के बराबर होगा, इसके उपभोग के बराबर होगा। नहीं समझ में आया? फिर से समझते हैं एक अच्छा एग्जाम्पल लेके। देखिए, आप समोसे की बात लेते हैं। ठीक है, आपने 5 समोसा खाया। कितना समोसा खाया? 5 समोसा खाया। समोसा खाना नहीं है, केला खाइएगा। ठीक है, केला ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो आपने 5 समोसा खाया, उसके लिए आपने 25 रुपये का भुगतान किया या चुकाया। ठीक है, आपने 25 रुपये चुकाया। तो क्या हुआ? वस्तु तो यहाँ 5 हो गया, बट एक ही प्रकार का है, चलेगा। ठीक है, आपने समोसा खाया 5, मूल्य चुकाया 25 रुपया। अब बगल में आपको क्या दिख रहा है कि वहाँ पे ब्रेड चॉप भी है बगल वाले दुकान में, और उसका भी मूल्य 5 रुपया के बराबर। एक ब्रेड चॉप का मूल्य 5 रुपया के बराबर है, और जो 5 ब्रेड चॉप यदि आप खाते हैं तो भी आपको 25 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। और दोनों से जो उपयोगिता मिली वो आपको लगभग बराबर मिली, 5 ब्रेड चॉप या 5 समोसा। ठीक है, तो व्यक्ति का जो मनोवैज्ञानिक धारणा है वो ये स्पष्ट करता है कि
हमने जब उन्हें 25 रुपया दिया और जब हमने 5 समोसे खाए, तो इससे जो हमें सीमांत उपयोगिता मिली, इसे तो हमें कुछ उपयोगिता मिलेगी, तो जो सीमांत उपयोगिता मिली, ठीक है, वो इस मूल्य के सीमांत उपयोगिता के लगभग बराबर हो, लगभग नहीं पूरा बराबर हो, ठीक है। जब वो इस मूल्य के सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए तो उपभोक्ता संतुलन में है एक वस्तु की स्थिति में। इसी चीज को डिफाइन किया गया है। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता तब संतुलन की स्थिति में होता है जब वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मुद्रा से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। वहीं भाई को पता चलता क्या कि ब्रेड चॉप 2 रुपये में मिल रहा है, तो 25 रुपये में 12.5 12.5 कह सकते हैं इसे, तो 12.5 ब्रेड चॉप हमें मिल जाएंगे और दोनों का संतुष्टि जो है लगभग बराबर के बराबर है। अगर 5 ब्रेड चॉप खाते तो भी आपको वही संतुष्टि मिलेगा, या 5 समोसा खाते तो भी वही संतुष्टि मिलेगा। बट यहाँ 5 समोसा के लिए 5 ब्रेड चॉप के लिए हमें कितना चुकाना पड़ेगा? 10 रुपये मात्र, और यहाँ पे आप कितना चुकाएं? 25 रुपया। तो इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में नहीं होगा, ठीक है। इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में नहीं होगा। लेकिन संतुलन में कब होगा? जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये समोसे के लिए इतने पैसे चुकाया और जब ये बातें को सुनेगा तो मूल्य, ये जो मूल्य है, ये जो 25 रुपये है, मुद्रा है, उसकी सीमांत उपयोगिता यहाँ थोड़ी बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। नहीं, ये यहाँ 10 रुपये में हमने खा लेते और अच्छा पेट भी भर जाता, अच्छा हो जाता और कुछ पैसे भी बढ़ जाते, ज़्यादा हो जाते। तो यहाँ सीमांत उपयोगिता इस मूल्य की मुद्रा की बढ़ गई, क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में नहीं रहेगा। लेकिन तब कब संतुलन में रहेगा? जब मुद्रा से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर हो, तब एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में रहेगा, ठीक है। और उदाहरण में आपके दिए हुए हैं ग्राफ वगैरह, तो उसे हम बनाते हैं। और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे मान लीजिए MU x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? MU M, ठीक है। x का मतलब यहाँ पे वस्तु, आपने किसी वस्तु का उपभोग किया, और M का मतलब यहाँ पे मुद्रा, ठीक है, मुद्रा। अर्थात कि जो वस्तु की सीमांत उपयोगिता है वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो, तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में रहेगा, ठीक है। चलिए, ये थी बातें। और उदाहरण में हम ले तो देखिए, उदाहरण हम पहले आंकड़े को लिखते हैं, वीडियो पॉज करके। तो ये हमने एक आंकड़ा लिया, क्या लिया? नंबर ऑफ कंज्यूम गुड्स, अर्थात कि उपभोग की मात्रा, उपभोग की वस्तु। यहाँ MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी जो है सीमांत उपयोगिता वस्तु की, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मुद्रा या मूल्य या प्राइस भी कह सकते हैं। यहाँ P प्राइस का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो, ठीक है। और यहाँ MUM और MUP ये दोनों के बीच के डिफरेंस जो है, क्या डिफरेंस है दोनों में? अंतर, दोनों के बीच के अंतर को लिया, ठीक है। तो जब आप 1 इकाई का उपभोग करते हैं तो वस्तु से आपको 15 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलता है, बट आपको मूल्य कितना चुकाना पड़ता है? जो भी चुकाना पड़ता हो, मान लीजिए 5 रुपया चुकाना पड़ रहा हो, ठीक है। अगर 5 रुपया चुकाना पड़ रहा हो तो आपको 10 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिल रहा है, या फिर 10 रुपया ही मूल्य मान लीजिए, ठीक है। यदि आप 10 रुपया चुका रहे हैं मूल्य, तो 10 के बराबर आपको सीमांत उपयोगिता मिल रहा है। फिर आपने दूसरी वस्तु का उपभोग किया, पहला समोसा खाया आपने, समोसे की बात रहे, जब आपने पहला समोसा खाया तो 15 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिला, और मूल्य कितना चुकाया? 10 रुपया। जब आपने दूसरा समोसा खाया तो 11 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिला उस समोसे से, बट आपने मूल्य कितना चुकाया? फिर से 10 रुपया, 10 रुपया चुकाया, तो सीमांत उपयोगिता तो मूल्य की वही रहेगी। हमेशा आप एक ही मूल्य चुका रहे हैं, कभी कम ना कभी ज़्यादा चुका रहे हैं, तो सीमांत उपयोगिता मूल्य की हमेशा इक्वल रहेगी, ठीक है। और जब आपने तीसरा समोसा खाया तो आपको 10 के बराबर संतुष्टि मिली, 10 मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिला, बट मूल्य जो आपका वही है 10 रुपया। इसे प्राइस नहीं कह सकते, उसे मूल्य की सीमांत उपयोगिता कह सकते हैं। तो फिर से आपको 10 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिला, अर्थात मूल्य एक ही है ना, 10 रुपया ही आप चुका रहे हैं हमेशा ना, चाहे एक समोसा, पहला समोसा खाए, दूसरा समोसा खाए, या तीसरा समोसा खाए, या चौथा समोसा खाए, मूल्य तो आप हमेशा 10 रुपया ही चुकाएंगे। तो
मूल्य की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता, वो तो हमेशा इक्वल चली जाएगी, लेकिन वस्तु का जो सीमांत उपयोगिता है वो तो घटता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह से बातें रहीं। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, इस तरह से हमने यहाँ तक लाया। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस, ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो जाता है, यहाँ से यहाँ जब घटाते तो 5 मिला, 15 में 10 गया तो 5, यहाँ 11 में 10 गया तो 1, 10 में 10 गया तो 0, 5 में 10 गया तो -5, 0 में 10 गया तो -10, और यहाँ पे -3 में जब -10 घटाएंगे तो -13 हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस मिला आपको। तो देखिए उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होगा जब हमने क्या कहा था, कंडीशन बताया था आपको, जब वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए, तब वो संतुलन की स्थिति में होगा। तो देखिए ये कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है। वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के क्या हो जा रहा है, यहाँ बराबर हो रहा है। यहाँ वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, यहाँ उसके मूल्य से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, तो ये दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पे बराबर हो रहा है इस स्थिति में। तो ठीक है, तो यहीं पे वो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में रहेगा, और इसे ही ग्राफ से दिखा देना है। यहाँ हमने आंकड़े से दिखाया, अब ग्राफ से दिखाएंगे। और इकोनॉमिक्स में यही है, पहले इस पॉइंट को समझना है, फिर आंकड़े लिखना है, फिर ग्राफ दिखाना है और ग्राफ को डिफाइन करना है। बस इकोनॉमिक्स यही है। तो आप समझ पा रहे होंगे कहाँ पे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में हुआ, सो जब उसकी वस्तु की जो मूल्य है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता वस्तु के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर हो गया, वहाँ पे एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में रहेगा। बस इसे अंडरलाइन कर देना है आपके नोट्स में। ठीक है, तो अब जो है हमारा ग्राफ है इसका, उसे देख लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है, पूरा नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए इधर वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है यहाँ पे। ठीक है, और इधर मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता वस्तु की और सीमांत उपयोगिता मूल्य की, प्राइस की, दोनों को दर्शाया गया है। इधर नंबर ऑफ कंज्यूम गुड्स है और इधर पे माइनस में चला जाता है। ठीक है, जो माइनस आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मूल्य है वस्तु की, मूल्य से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता वो 10-10 के बराबर थी। ठीक है, 10-10 के हर इकाई पे इक्वल है। पहले इकाई का उपभोग किया तभी वस्तु से वही मूल्य से वही संतुष्टि मिली, दूसरे इकाई का उपभोग किया तभी वस्तु के मूल्य से वही संतुष्टि मिली, अर्थात 10-10 के संतुष्टि हर इकाई के उपभोग से मिल रही थी, आपने देखा था आंकड़े में। ठीक है, बट जो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी थी वो घटती चली गई थी। ठीक है, ऐसे घटती चली गई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, दोनों इक्वल हुआ था। क्या हुआ था, वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता ये रही, प्राइस से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता किसके इक्वल हुई थी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड्स की। किसके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड्स की। यहाँ पे ये तीसरे इकाई का जब उपभोग कर रहे थे तो वहाँ पे दोनों 10-10 इक्वल हुआ था, अर्थात कि यहाँ पे एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू पी ऐसे कहा जा सकता है। ठीक है, एम यू पी। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हुआ था और इसे उपभोक्ता संतुलन का बिंदु कहेंगे। उपभोक्ता यहाँ पे लिख देते हैं संतुलन बिंदु। ठीक है, आप समझ गए होंगे, उपभोक्ता संतुलन बिंदु यहीं पे रहेगा। और यही जो है ग्राफ है, आप एक बार देख लीजिए, बाकी आपके नोट्स में बनाया हुआ है अच्छे तरीकों से। ठीक है, चलिए तो अब ये ग्राफ जो है थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बातें, छोटा है बोर्ड नहीं कहिए इसे। तो आप लोग के रिस्पांस के अनुसार बहुत जल्द अच्छे वाइट बोर्ड में क्लासेस होंगे और फेस टू फेस बातें होंगी। ठीक है, जैसे आप हमें लाइव जैसे कहते हैं, लाइव की तरह फेस टू फेस बातें होंगी। आप तो अपना फेस चेहरा दिखाएंगे नहीं, लेकिन हमारा चेहरा सामने रहेगा, वाइट बोर्ड रहेगा उस तरह से। तो अभी स्टैंड वगैरह का प्रॉब्लम है जिसके कारण उस तरह से क्लास नहीं हो पा रहा है। और आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहे, सपोर्ट रहे, और नोट्स को करते जाइएगा अच्छे से क्लियर। जैसे जैसे इसे पढ़ाते जाते हैं साथ ही साथ हम
समय मिलेगा तो साथ में एक साथ आप लोग के रिप्लाई के अनुसार, आप लोग के समय के अनुसार गूगल मीट में एक मीटिंग रखेंगे, जिसमें कुछ कुछ बातें को करेंगे, क्या क्या हमारे क्लासेस में कुछ कुछ आपको प्रॉब्लम होती हैं, अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो उस बारे में बात करेंगे, और क्लासेस में क्या क्या सुधार होने चाहिए, कहाँ किस तरह से, क्योंकि आप पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो वो सब बातों को अभी छोड़िए, ठीक, बस समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसे डिफाइन करना, हमने कहा था इकोनॉमिक्स में 3 चीज़, पहले डेफिनेशन, 4 चीज़, पहले डेफिनेशन नहीं, ज़्यादा मायने ग्राफ रखता है, हर चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मायने ग्राफ रखता है, ग्राफ को अच्छे से कीजिएगा। तो पहले डेफिनेशन, फिर आंकड़े, आंकड़े ज़रूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आंकड़े ज़रूरी होते हैं, बट अगर एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आ जाए तो आप ग्राफ से ही काम चला सकते हैं, आंकड़े की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले हमने डेफिनेशन, फिर आंकड़े, फिर ग्राफ, उसके बाद ग्राफ को फिर से डिफाइन करना। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, सुनिएगा। उपयुक्त रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर उप, उपभोग की मात्रा तथा वाई अक्ष पर MUX तथा PX को दर्शाया गया है, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं, उपयुक्त रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर उपभोग की मात्रा को तथा वाई अक्ष पर मार्जिनल सीमांत उपयोगिता वस्तु की और सीमांत उपयोगिता मूल्य की दर्शाया गया है। जब उपभोग की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो वस्तु से मिलने वाला सीमांत उपयोगिता घटते चला जाता है। जब उपभोग की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो वस्तु से जब मिलने वाला सीमांत उपयोगिता है वो घटते चला जाता है। घट रहा है कि नहीं? जी हाँ, घट रहा है। इसलिए MUX की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी और नीचे की ओर गिरती है। इसलिए MU की जो रेखा होती है वो ऊपर से नीचे दाहिनी और नीचे की ओर गिर रही है, ठीक है। और यहाँ पे मुद्रा से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता हर जगह पे 10-10 है, तो इसकी रेखा स्थिर है, सीधा गई हुई है, ठीक है। स्थिर है, सीधा गई हुई नहीं कहेंगे, स्थिर है, ये स्थिर की स्थिति में है। और यहाँ पे जो मुद्रा से मिलने वाली उपभोग की सीमांत उपयोगिता है वो एक सच के समांतर भी है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो उपभोक्ता संतुलन का बिंदु है, जब ऐसे भी कह सकते हैं कि जब मुद्रा से मिलने वाली ये मुद्रा से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, जहाँ पे एक दूसरे को काटती है, वहीं पे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। इसे ग्राफ के माध्यम से ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका 2 या 2 से अधिक वस्तु के उपभोग की स्थिति का है उसे अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। बट टॉपिक है इसी से, टॉपिक जो है वो हमने शुरू में देखा, लेकिन इसके जो 2 पॉइंट है वो हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। और जो 2 या 2 से अधिक वस्तु की स्थिति में है उसमें भी काफ़ी सारे बातें आती हैं, तो उसे अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और बहुत सारे बातें हैं, आगे बात करेंगे। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।